अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बुंदाहारा के महल के कुतुब खाने के बाहर इस सुबह दोपहर दो पहरेदार खड़े थे। मुराद राजा अपने मुसाहिबों की हमराही में चलता दरवाजे तक आया तो पहरेदार फौरन चौकस हुए। एक ने सर झुका के ताज़ीम पेश की, दूसरे ने भड़ के दरवाज़ा खोला। मुराद हाथ पीछे बांधे अकड़े कंधों पे शाही कुबा पहने स्पाट तासुरात के साथ चलता अंदर आया। मुसाहिब बाहर ठहर गए। कुतुब खाने के अंदर एडम कुर्सी पे बैठा था और तालिया दाएं बाएं मुंतजिर सी टहल रही थी। मुराद अंदर आया और दरवाज़ा पीछे से बंद हुआ तो दोनों ने उसे देखा। एडम हड़बड़ा के उठ गया और वो सीधी मुराद की तरफ आई। बापा, ये आदम बिन मोहम्मद है। वो मुराद का बाजू थामे धीमी आवाज़ में तारुफ करवा रही थी। इतने महीने से आप इसको शाही मौरख के तौर पे जानते आए हैं, मगर दरअसल एडम मेरा दोस्त है। मेरे साथ मेरी दुनिया रुकी और तसी की। ये मेरे साथ मुस्तकबिल के ज़माने से आया है। मुराद ने चमकती हुई आंखें उस पे मरकूज किए उसे सर से पैर तक देखा। वो चुप खड़ा लब काटता रहा। क्या इसको वो ज़माना याद है जो उसने यहाँ गुजारा था? चुपते लहजे में पूछा। जी बिल्कुल, एडम ने फौरन जवाब दिया। राजा ने उसे घूरा। मगर लगता तो नहीं कि तुम्हें शाही आदाब याद हैं। एडम बिन मोहम्मद ने हड़बड़ा के सर झुकाया। राजा, और फिर गर्दन वापस उठाई। वो तालिया की बातों पे ऐसा उलझा था कि इतनी अहम बात भूल गया। वो 2017 के जनवरी से वापस आया था और यहाँ वो कोई सेलिब्रिटी रिपोर्टर न था। उसे बात बात पे इन दुनियावी खुदाओं के सामने सर झुकाना था। मसला क्या है? मुराद राजा आम से अंदाज में कहता मेज तक आया और उसके कोने पे बैठा। फिर एक घुटने पे हाथ रखे पूरी तवज्जो से एडम को देखा। इसने वो पानी नहीं पिया था। तालिया उसके पहलू में आ खड़ी हुई और बताने लगी, जिसकी वजह से ये एक अजीब व गरीब बीमारी का शिकार हो चुका है। बज़ाहिर सरतान जैसी ये बीमारी हमारे ज़माने में नाकाबिल इलाज है और इसका हल ज़िल किफली की किताबों में नहीं मिलता। लेकिन वो खंखारी, मैंने पढ़ा था कि वक्त के इस मर्ज़ का इलाज तारीख़ में सिर्फ एक शिकार बाज ने किया था, जो कि आप हैं। इसलिए मैं एडम को आपके पास लाई हूँ। आप इसे इसकी दवा दें ताकि ये रुखसत हो सके। एडम सिर्फ अपने रुखसत होने की बात पे ज़ख्मी नज़रों से तालिया को देखा, मगर मुराद की मौजूदगी के बाइस चुप करके रह गया। वो भी निगाह चुरा के रह गई। तुमने वक्त के साथ धोखा किया है मौरख। मुराद राजा संजीदगी से उसे देख के कहने लगा। पानी किसी और ने पिया, चाबी किसी और ने घुमाई और साथ तुम आ गए। वक्त अपने आप से धोखा करने वालों को सज़ा ज़रूर देता है। मैं वक्त से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो जल के ज़ेर लब बोला, मगर तालिया के घूरने पे चुप हो गया। फिर खंखारा, मैंने ये जानबूझ के तुम्हें इसके असरात कब महसूस हुए थे? राजा ने बात काटी तो वो सोचने लगा। जब मैं एक दफ़ा ज़ख्मी होके हस्पताल पहुँचा था तो तुम्हारा खून बहा था। कुछ ख़ास नहीं, मगर बाद में शहज़ादी साहिबा ने चाकू से मुझे यहाँ बाजू पे हाथ रखा, ज़ख़म दिया था, जिसके बाइस कितना खून बहा था? एक घूंट से ज़्यादा? राजा दू बदू सवाल कर रहा था। माफ़ कीजिएगा, मुझे मापने का होश न था, मगर इतना तो बहा होगा। वक्त के चक्कर को धोखा देने के बाद तुम्हारे पास 3 मौके थे, पहला तुमने ज़ाया कर दिया। राजा ने अफसोस से सर हिलाया। क्या दोबारा भी तुम कभी ज़ख्मी हुए? जी, एक दफ़ा कुछ दिन कबल, मगर चंद खराशें आईं सिर्फ। वो समझा नहीं था। चंद खराशों की खैर है, यानी अभी तक तुम्हारा सिर्फ एक मौका ज़ाया हुआ है। राजा हिसाब लगा रहा था। वक्त के चक्कर से निकल के तुम्हें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना था आदम बिन मोहम्मद, कि किसी भी सूरत में तुम्हारा खून नहीं बहना चाहिए। पहली दफ़ा जब वो बहा एक घूंट से ज़्यादा, तो तुम्हारा एक मौका ज़ाया हो गया। तुम बीमार हो गए, मगर तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी बीमारी बढ़ी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 2 मौके मौजूद हैं। ओह, इसीलिए एडम की बीमारी बढ़ नहीं रही, क्योंकि ये दोबारा ज़ख्मी नहीं हुआ। वो चूंकि हाँ, इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का वक्त है, लेकिन इस दौरान अगर ये दूसरी दफ़ा ज़ख्मी हुआ तो उसकी बीमारी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी। दूसरी बार खून बहने के 1 माह के अंदर ये मर जाएगा, और अगर इसका तीसरी दफ़ा खून बह गया तो ये 1 माह से भी पहले उसी वक्त मर जाएगा जब इसका खून बहेगा। इसलिए
جب تک تمہارا علاج نہیں ہوتا تمہیں اپنا خون بہنے نہیں دینا۔ ایڈم کی رنگت فک ہو چکی تھی۔ اس نے بازو سینے پہ لپیٹ لیے، گویا خود کو محفوظ کرنا چاہا۔ وہ کسی ویڈیو گیم کی طرح 3 باریوں کا محتاج ہو چکا تھا۔ ایک باری ضائع ہو چکی تھی اور 2 باقی تھیں۔ تو اب ایڈم کی بیماری اسی طرح چلتی رہے گی؟ ہاں، یہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دے گی اور 1 سال تک علاج نہ ہوا تو یہ اسے مار دے گی۔ اب کے قدرے نرمی سے تنبیہ کی، لیکن اگر اس کا دوسری دفعہ خون نہ بہے، ورنہ سمجھ گیا دوسرا موقع ضائع ہونے سے میں 1 ماہ میں مر جاؤں گا۔ وہ جل کے بولا۔ مراد راجہ خاموش ہو گیا اور بس اسے گھورے گیا۔ تالیہ کھنکھاری۔ مگر پاپا، ہمیں 1 برس انتظار نہیں کرنا۔ آپ کے پاس دوا ہے، آپ اسے وہ دیں اور اس کو صحت مند کر دیں۔ مراد نے گردن موڑ کے ساتھ کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ لمحے بھر کے لیے قدیم کتب خانے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مریض کا علاج کیا تھا، اور میں نے کسی ایسے مریض کا علاج نہیں کیا۔ میں نے صرف اس مرض کے بارے میں پڑھا ہے۔ یعنی وہ مریض میں تھا؟ ایڈم آہستہ سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ مریض میں ہوں گا، وہ کتاب بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ پھر اس نے اداسی سے تالیہ کو دیکھا۔ وہ مریض زندہ رہا تھا یا مر گیا تھا؟ وہاں تو وہ ہکلائی لکھا تھا کہ اسے شفا ملی تھی، مگر اس نے مراد کو دیکھا۔ معلوم نہیں وہ کسی سے لکھوایا گیا تھا یا واقعی شفا ملی تھی۔ تاریخ رقم کرنے والوں پہ اب ان دونوں کو اعتبار نہ رہا تھا۔ مگر کوئی تو حل ہوگا باپا، وہ پریشانی سے بولی۔ سر چکرانے لگا تھا۔ وقت کے چکر میں ایک دفعہ پھر سے پھنسنے کے بعد سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس بیماری کے علاج کا نسخہ ہے۔ تالیہ کا چہرہ دمک اٹھا، مگر راجہ کے اگلے الفاظ نے اس پہ گھڑوں پانی ڈال دیا۔ مگر اس نسخے میں موجود اشیاء ترکیبی ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ وہ کم از کم ملاقہ میں موجود نہیں ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں دنیا میں کہاں سے ملیں گی یہ میں نہیں جانتا، مگر میں تمہیں وہ نسخہ دے سکتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ تم اپنی دوا خود ڈھونڈو، تم وہ چیزیں لے آؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ میرے ملازم اور سپاہی تمہاری مدد کریں گے، مگر میرے پاس ان کی تلاش میں نکلنے کا وقت نہیں ہے۔ ایڈم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تلاش کر لوں گا، آپ مجھے نسخہ دے دیں۔ جی باپا، آدم تلاش کر لے گا اور ساتھ میں آپ کے سپاہی بھی ہماری مدد کریں گے، اور پھر ہمارے پاس 1 سال ہے۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی۔ مراد راجہ کتابوں کے ریک کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا، جو اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا خون بہا، میں وہ نہ کرتی تو۔ وہ شدت درد سے چپ ہو گئی۔ ایڈم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ اگر آپ کو الزام دینا ہو تو آپ کے اوپر میرے بہت سے قصور نکلتے ہیں چیتالیہ، مگر نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات پہ تالیہ نے ابرو بھیج کے اسے دیکھا۔ تمہیں وقت کے چکر میں پھنسانے اور تمہارا خون ضائع کروانے کے علاوہ میرا کیا قصور؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ چہرہ موڑ کے راجہ کو دیکھنے لگا، جو ایک کتاب کو کھولے کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر ایک صفحے پہ آ کے وہ رکا اور ان کی طرف آیا۔ یہ وہ تمام اشیاء ترکیبی ہیں جو اس دوا کے لیے استعمال ہونے ہیں۔ سنجیدگی سے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم نے تیزی سے اسے تھاما۔ ایک صفحے پہ کوئی درجن بھر چیزیں لکھی تھیں۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ تحیر سے ان کو پڑھے گیا۔ وہ بہت عجیب و غریب اشیاء تھیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس 1 برس ہے آدم بن محمد، تم ان کو ڈھونڈ لاؤ تو میں تمہیں دوا بنا دوں گا۔ ایڈم نے صفحے پلٹائے۔ دوا بنانے کی ترکیب یہاں نہیں لکھی۔ پھر سر اٹھا کے راجہ کو دیکھا، جو اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ترکیب یہاں ہے۔ راجہ نے انگلی سے اپنی کنپٹی پہ دستک دی۔ یہ دوا دراصل چند دوسرے امراض کے لیے ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اسے ایک خاص طریقے سے بنایا جائے تو تمہارے مرض کا حل مل سکتا ہے۔ ویسے بھی 1 سال کا عرصہ کافی ہے۔ کمر پہ ہاتھ باندھے مراد راجہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو تالیہ نے جلدی سے کتاب لی اور اسے میز پہ رکھا۔ پھر ایک قلم دعوات میں ڈبو کے تمام اشیاء ترکیبی کو ایک خالی صفحے پہ اتارنے لگی۔ ہم دونوں اپنے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈیں گے۔ تم ان کتابوں میں ان علاقوں کو تلاش کرو جہاں یہ دستیاب ہوں گے، اور میں پوری سلطنت میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی دوڑاتی ہوں۔ اس نے اپنا نقل شدہ کاغذ اٹھایا جس کی سیاہی گیلی تھی اور اسے ہوا میں جھلایا۔ پھر ایڈم کو دیکھا اور یقین دہانی کروائی۔ ہمارے پاس 1 سال ہے ایڈم، ہمارے پیچھے وقت نہیں گزرے گا، تم واپس اسی لمحے میں جا سکو گے۔ اور آپ؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں خاموش کتب خانے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تاج پہنے کھڑی شہزادی نے سر جھکا دیا۔ میں دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتی، میں یہاں خوش ہوں، آزاد ہوں۔ میرے پاپا مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی۔
आप बुंदाहारा के ऊंचे महल पे लानत भेज के यहाँ से गई थी चैतालिया। तब मैं अपने पापा को एक विलन समझती थी, मगर अब मुझे वो तमाम माहों साल याद आ गए हैं जो मैंने उनके साथ गुजारे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एडम को किस तरह समझाए। वो मेरे पापा हैं, हमने एक ज़माना साथ गुजारा है। वो बुरे इंसान नहीं हैं। हमारे दरमियान सिर्फ वक्त हायल हो गया था और अब वो नम आँखों से मुस्कुराई। वो मुझे वापस मिल गए हैं। देखो, वो बिना किसी शर्त, बिना किसी बदले के तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो इतने बुरे नहीं हैं जितना हम उनको समझते थे। एडम ने बस इस बात में सर हिला दिया। फिलहाल इसके पास मजीद कुछ कहने को न था। वो चली गई तो वो कुतुब खाने की एक खिड़की के साथ आ बैठा और मेज़ पे कोहनियाँ रख के वो किताब पढ़ने लगा। एक साल में तो दुनिया बदल सकती थी। ये अजीब व गरीब अशियाई तरकीबी भी उसको मिल सकते थे। वो खुद को उम्मीद दिलाने लगा। अभी चंद सातें ही गुजरी थी कि एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। शाही मौर्रख, शहजादी ताशा ने आपको महल में बुलवाया है। शाही तबीब आपके मुआयने के लिए आ चुका है। एडम ने गहरी सांस ली, किताब रखी और उठ खड़ा हुआ। अब वो महल में शाही मेहमान का दर्जा हासिल कर चुका था। कुतुब खाने से महल तक जाते हुए वो एक एक झाड़ी, एक एक कांटे से बच के गुजर रहा था। उसे 1 साल तक अपना खून नहीं बहने देना था, एक कतरा भी नहीं। महल के अंदर जिस कमरे में शाही तबीब उसका मुंतजिर था, वो एक खाली दीवान खाना था जिसमें चंद मसेहरियाँ सजी थीं और वसत में फर्शी नशिस्त थी। एडम अंदर दाखिल हुआ तो देखा फर्शी नशिस्त पे एक तबीब दो जानू बैठा था। उसके सामने तश्त में आलात जराही, दागे और चंद दवाइयाँ सजी थीं। आओ आदम, आवाज़ पे वो चूंका। खिड़की के साथ मुराद राजा खड़ा था, कमर पे हाथ बांधे वो दोस्ताना अंदाज में कह रहा था। एडम ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। शहजादी ताशा, वो इस दवा की नकूल तैयार करके मुख्तलिफ शहरों में कासिद भेजने में लगी हैं। तब तक तबीब तुम्हारा जख्म भर देगा। मुराद राजा छोटे कदम उठाता करीब आ रहा था। मगर मेरा जख्म तो अरसा हुआ भर चुका है। राजा उसके इन मुकाबिल आके रुका और संजीदगी से उसे देखा। तुम जानते हो अगले 1 साल तक इस महल में क्या होगा? शहजादी ताशा दिन रात तुम्हारी दवा ढूंढने में लगी रहेगी। पूरा 1 साल वो किसी दूसरी तरफ तवज्जो नहीं देगी और ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। एडम को एकदम एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उससे कबल के वो मुड़ता, पीछे खड़े सिपाही ने एक नोकदार खंजर उसके पहलू में घुसा दिया था। दर्द की नाकाबिले बर्दाश्त लहर जिस्म में उठी। वो कराह भी न सका और ज़मीन पे बैठता चला गया। सिपाही ने खींच के खंजर निकाल लिया। खून भल भल गिरने लगा। वो गिरते गिरते उठने लगा इस सिपाही पे जवाबी हमला करने के लिए, मगर फर्श पे गिरते खून को देख के उसके हाथ पीछे को बढ़े। उसने अपने जख्म को ढांकना चाहा, खून बहने से रोकना चाहा, मगर हाथ रंगीन होते गए। सुर्ख पानी सा फर्श पे नदी की तरफ बहता गया। वो एक घूंट से कहीं ज्यादा था। एडम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खंजर पे कोई दवा भी लगी थी जिससे वो गनुदगी में जा रहा था। बमुश्किल उसने आंखें खोल के देखा। मुराद राजा पंजों के बल उसके करीब बैठा मुस्कुरा रहा था। 1 साल तक मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी को मसरूफ रखूं? तुम आदम, तुम इसका दूसरी दुनिया से वाहिद ताल्लुक हो। जब तक तुम नहीं जाओगे वो कभी मुझे वापस नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें 1 साल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो उठ खड़ा हुआ। एडम ज़मीन पे गिरा था। उसका चेहरा राजा के जूतों के करीब था। उसने बंद होती आंखें बददिक्कत खोल के उसे देखा। वो कह रहा था, अब तुम्हारे पास 1 माह है, अपनी दवा तलाश करो, मेरी दुनिया से हमेशा के लिए चले जाओ। वो गुर्रा के बोला और फिर तबीब को इशारा किया, इसका ज़ख्म भर दो। जब ये होश में आ जाए तो इसको अच्छा खाने पीने के लिए दो। इसकी दिन रात हिफाजत और खिदमत करो, क्योंकि आज के बाद इसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राजा के कदम अब दूर जा रहे थे। एडम बिन मोहम्मद की आंखें बंद हो रही थीं। एक आंसू दाएं आंख से निकला और नीचे लुढ़क गया। अंधेरे में डूबने से पहले इसे सिर्फ एक बात याद थी, इसने इस कदीम दुनिया में वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बुंदाहारा का ऊंचा महल सूरज की रोशनी में नहाया खड़ा था। वसी सब्ज़ार के आगे फाटक लगा था जो बाहर वालों को महल आने से रोकने का सबब था। फाटक के आगे बल खाती सड़क थी जो पहाड़ी से नीचे ले जाती थी। मुराद राजा घोड़े पे सवार इस वक्त फाटक से बाहर निकल रहा था। सुर्ख पट्टी माथे पे बांधे, धूप के बायस आंखें सकूड़े वो घोड़े को सड़क पे डाल रहा था। मसाहिब और मसला सिपाही अपने घोड़ों पे उसके अकब में महल से बाहर निकल रहे थे। ये मुराद का रोज़ाना का प्रोटोकॉल लश्कर था जिसके साथ वो सल्तनत महल जाया करता था। आज भी वो हर रोज़ की तरह महल से निकला था और अभी सड़क के वस्त में ही पहुंचा था कि एकदम उसने लगाम खींची।
आंखों में तेज उभरा और लब बिछ गए। एक घुड़सवार जाने कहाँ से आया और सड़क के बीच में घोड़ा रोक लिया। इसका घोड़ा स्याह था, चमकदार स्याह, और इस पे बैठे आदमी की पोशाक नफीस और कीमती थी। उसने सफ़ेद कुर्ते पजामे के ऊपर स्याह कुबा पहन रखी थी और गीले बाल दाएं तरफ जमा रखे थे। जूता सुनहरा और कामदार था। गर्ज अपने लिबास और सवारी से वो कोई रईस मालूम होता था, इसलिए सिपाहियों ने रुक जाना मुनासिब समझा और तजब्जुब से अपने राजा को देखा, जिसके चेहरे पे सुर्खी नमूदार हुई थी। गुलाम फातेह? बिना लब हिलाए मुराद ने गसीली नज़रों से नुवारत को देखा था। उसके दस्ते ने गालिबन अभी तक उसे पहचाना नहीं था। घुड़सवार मुस्कुराया और लगाम को हरकत दी। घोड़ा धीरे धीरे टाप उठाता राजा के दाएं हाथ आ खड़ा हुआ, यूं कि दोनों घोड़ों के चेहरे एक दूसरे से टकराने वाले थे। आदाब राजा। फातेह ने मुस्कुरा के सर को खम दिया, न गर्दन झुकाई न नज़र। मुराद के चेहरे की सुर्खी बढ़ने लगी। खुली फिजा में वो दोनों पहाड़ी की बल खाती सड़क पे आमने सामने खड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दबा दबा सा गुर्राया। मैं अपने मलाका की खबर लेने वापस आया हूँ राजा। फातेह ने मुस्कुरा के कहते हुए गर्दन घुमा के इधर उधर देखा। दूर पहाड़ी से नीचे समंदर के बहते पानियों का शोर सुनाई दे रहा था। तो कैसा पाया तुमने मेरे मलाका को? राजा तंज से गोया हुआ। बागी हुआ इसके लंबे बालों को पीछे की तरफ बागी हवा इसके लंबे बालों को पीछे की तरफ उड़ा रही थी। मेरा मलाका इससे बुरे हाल में है जिसमें मैं इसे छोड़ के गया था। गुलाम आज़ाद हो गए, मगर एक दफ़ा फिर कैद कर लिए गए। उमरा और रहूसा इसी तरह सोने के ढेर जमा कर रहे हैं और सुल्तान अपनी शादी की तैयारियों में मगन है। मुराद ने लगाम को हरकत दी, घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि दोनों घोड़े एक दूसरे के पहलू में हो गए। अब वो फातेह के ज़्यादा करीब था। दाएं तरफ चेहरा मोड़ के तुंदी से उसे घूरा। मैं तुम्हारी हिम्मत पे हैरान हूँ गुलाम फातेह। तुम इस सब के बाद मेरे पास यूं इस चेहरे के साथ आ गए। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? वो अब की कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। पीछे खड़े सिपाहियों के दस्ते में लहर सी दौड़ी। मुहाफिज चौकन्ने हुए, तलवारों पे हाथ रख लिए, जैसे राजा के एक हुक्म पे नवारत पे हमले के लिए तैयार हों। जाहिर है मैं आपको जानता हूँ राजा। मैं चंद दिन पहले तक आपकी कैद में था और बहुत मुश्किल से शहजादी ताशा ने मुझे छुड़वा दिया था। इसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर आपसे दूर भागना चाहिए था, बल्कि आपसे दूर भागना चाहिए था। लेकिन इसने गहरी सांस ली। मुस्कुराहट एक पल भी इसके लबों से जुदा नहीं हुई थी। वो बगैर तलवार या ढाल के नहता सर उठाए इनके दरमियान खड़ा था। लेकिन मैं वो जानता हूँ जो आप नहीं जानते। इसने सर आगे किया और आहिस्ता से गोया हुआ। मेरे ज़माने में एक ऐसी किताब वजूद रखती है जिसमें आप सबका मुस्तकबिल दर्ज है। मुराद ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें छोटी किए इसे घूरता रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था राजा कि मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने वो किताब पढ़ी है। उसके आखिरी 3 अब्वाब में आपका मुस्तकबिल दर्ज है। और तुम मुझे यहाँ मेरे मुस्तकबिल से डराने आए हो? कहते हुए मुराद ने गर्दन मोड़ के और तुम मुझे यहाँ मेरे मुस्तकबिल से डराने आए हो? कहते हुए मुराद ने गर्दन मोड़ के सिपाहियों को मखसूस इशारा किया। उन्होंने तलवारें नियामों में डाल ली और अदब से दूर हटते गए, यहाँ तक कि मुराद और फातेह अपने घोड़ों पे तन्हा रह गए। तुमने मुझे कहा था गुलाम फातेह कि मेरी बेटी एक बहरी सफ़र पे जाएगी और वापस नहीं आएगी। एक अलमनाक अंजाम। उसने अफसोस से सर झटका। और मेरे बारे में तुमने कहा था कि मुझे भरे चौक में लोगों के सामने वो रुका। लोगों के सामने क्या? तुमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी, लेकिन शायद तुम मुझे मेरी मौत के बारे में बता रहे थे। मैं दरअसल तुम्हारी कहानी का वो जालिम किरदार हूँ जिसका अंजाम यकीनन अलमनाक लिखा गया होगा, क्योंकि मुझे अपने अमाल से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं है। वो तलखी से कह रहा था। तो बताओ क्या लिखा था मेरे अंजाम में? मुझे भरे चौक में लोगों के सामने क्या किया जाएगा? फांसी, जिंदा दरगोर या संसार? जी राजा, आपने मेरी बात उस दिन मुकम्मल नहीं होने दी थी, इसलिए मैं आज इसको मुकम्मल करता हूँ। गान फातेह ने गहरी सांस लेकर कहा। आपको भरे चौक में सब लोगों के सामने ताज पहनाया जाएगा। आप मलाका के सुल्तान बन जाएंगे। मुराद राजा। समंदर का शोर थम गया, सारी फिजा रुक गई। मुराद राजा बिल्कुल साख्त रह गया। तुम झूठ कह रहे हो। तुमने कहा था कि मंसूर शाह अगला हुक्मरान होगा, क्योंकि गुज़िश्ता सुल्तान के बेटे बगावत करेंगे। और जी, सुल्तान के बेटों ने आपके साथ मिलकर बगावत की थी और मंसूर शाह को हुक्मरान बनाया था, मगर वो ज़्यादा अरसा तख्त नहीं संभाल सका था। आपको याद होगा कि मैंने कहा था उसके बाद 3-4 हुक्मरान बदले थे, लेकिन बुंदाहारा एक ही रहा था। पदोका राजा, आपने मेरी इस बात से फ़र्ज़ कर लिया कि चूँकि आप बुंदाहारा नहीं होंगे तो इसका मतलब है आप मर चुके होंगे। लेकिन सच ये है
کہ منصور شاہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد میں اگلا سلطان بنوں گا اور پدوں کا راجہ دراصل میرا بندہ ہرا ہوگا۔ مراد ششدر رہ گیا تھا۔ جی راجہ، ایسا ہی ہوگا۔ وان فاتح جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کتاب کے آخری 3 ابواب میں آپ کا مقدر بدل گیا تھا۔ اس کے مطابق شہزادی تاشا سلطان مرسل سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے چند شرائط رکھی تھیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی مراد راجہ نے چند عظیم کام کیے تھے اور بالآخر وہ سلطان بن گیا تھا۔ مراد راجہ کو تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 600 سال بعد بھی ہمارے مدارس میں بچوں کو مراد راجہ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ بھلے ایک چالاک اور زیرک بندہ ہارا تھا، مگر اس نے خود کو بدلا تھا، اچھے کام کیے تھے اور عوام کو ایک نالائق حکمران سے نجات دی تھی۔ مراد راجہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ یہ اس کتاب کے آخری ابواب میں درج ہے؟ فاتح نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لیے تالیہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آخری ابواب سچے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ سچ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ وہ اچھے کام نہیں کر سکتے جو وہاں لکھے ہیں۔ وہ چونکا۔ تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ سچے ہیں؟ کیا معلوم وہ سب واقعی میں نے لکھوایا ہو؟ کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ مراد راجہ کی قسمت اس دن بدلی جس دن محل سے نکلتے ہوئے ایک سیاہ چمکدار گھوڑے پہ بیٹھے آدمی نے اس کا راستہ روکا اور اسے کہا کہ وہ اسے سلطان بنا سکتا ہے۔ فاتح مسکرا کے بتا رہا تھا، آج میں اپنے لیے سواری خریدنے گیا اور یہ گھوڑا خریدا تو مجھے وہ سطور یاد نہیں تھی، مگر جب میں اس سڑک تک آیا تو میں نے آپ کو محل سے نکلتے دیکھا، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ آدمی میں تھا۔ مراد ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری کتاب میں اس آدمی کا کیا نام درج ہے؟ فاتح زخمی سا مسکرایا۔ اس کا کوئی نام نہیں ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ اس کو محل والے صرف ایک لقب سے پکارتے تھے کیونکہ اس نے مراد راجہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان بنوا سکتا ہے۔ کیسا لقب؟ سلطان ساز۔ سمندر کے پانیوں کا شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ کسی درخت سے پرندے چھم سے اڑے اور ان کی چیخیں ساری فضا میں گونج اٹھیں۔ مراد راجہ ابھی تک عجیب نظروں سے سیاہ گھوڑے پہ بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ کیا آپ کو میری پیشانی کسی کاذب کی پیشانی لگتی ہے؟ مراد چپ رہ گیا، پھر پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں اور تم مجھے سلطان بنا دو گے؟ یہ وہ خیال، وہ خواہش تھی جو مراد راجہ تنہائی میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ ہاں، صرف مجھے معلوم ہے کہ آپ سلطان کیسے بنیں گے۔ وہ کتاب تو تالیہ نے بھی پڑھ رکھی ہوگی اور اس مورخ نے بھی، پھر مجھے تمہاری کیا ضرورت؟ بجا فرمایا آپ نے، لیکن اس کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ آپ سلطان بنے تھے، یہ نہیں لکھا کہ کیسے بنے تھے۔ جب میں تالیہ اور مورخ کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ واپس آئے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کتاب سچی نہ ہو جائے، لیکن کتاب سچی تھی اور کل رات یہاں آ کے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا ہوگا۔ میرے پاس آپ کو سلطان بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اگر آپ میری مدد لینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، البتہ ایک بات میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ وہ کیا؟ اس کتاب میں درج تھا کہ سلطان ساز کے پاس مراد راجہ کو بادشاہ بنانے کے لیے وقت کی ایک محدود مدت تھی۔ محدود مدت؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق سلطان ساز بار بار یہ بات دہراتا تھا کہ اس کے پاس مراد راجہ کو سلطان بنانے کے لیے صرف 1 ماہ ہے اور شہزادی تاشا نے مرسل شاہ سے شرائط پوری کرنے کے لیے بھی 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ 1 ماہ بعد کچھ ہونا تھا جس کا ذکر کتاب میں نہیں ہے۔ مراد کا سانس بالکل تھم گیا۔ اس نے دھیرے سے نظر جھکائی اور اپنے آستین کو دیکھا۔ اس پہ ایڈم کے خون کی چھینٹ سے لگا دھبا لگا دکھائی دے رہا تھا۔ بس ایک لمحے میں مراد کو سمجھ آ گیا کہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا سلطان ساز بنا لوں، اور کیا تم بھول گئے کہ تم نے، اس نے دانت پیسے جیسے بہت کچھ یاد آیا ہو، تم نے میری بیٹی سے نکاح کر کے میری پیٹھ میں چھرا کونپا تھا۔ میں ابھی تک اس معاملے سے نہیں سنبھلا اور تم؟ مراد کے کان پھر سے سرخ پڑنے لگے۔ جب سلطان نہیں رہے گا تو آپ کو کس کا ڈر ہوگا؟ سلطان ساز نے کندھے اچکائے تو مراد لمحے بھر کو چپ رہ گیا۔ تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے قریب رہنے کے لیے؟ نہ صرف اس لیے بلکہ اس کو واپس اس کی دنیا میں لے جانے کے لیے۔ مراد نے بے یقینی سے ابرو اٹھایا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اپنے منہ سے اعتراف کر لو گے کہ تم یہ سب اس کو واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہو، کیونکہ میں نے کہا نا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا تو اس بات کا اعتراف نہ کرتا، بلکہ آپ کو یقین دلاتا کہ میں اسے واپس نہیں لے جانا چاہتا۔ میں یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے آئے ہو تو میں اپنے دربار میں جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، راجا، دوست کو قریب رکھو اور دشمن کو قریب تر۔
आमने सामने घोड़ों पे सवार वो दोनों मर्द चंद लम्हे एक दूसरे को देखे गए। फिर वान फाते कहने लगा, शहजादी किसी भी तरह सुल्तान से शादी नहीं कर सकती। बिलफर्ज वो राजी हो जाए तब भी अगर सुल्तान को इल्म हुआ कि इसे धोखा दिया गया है तो वो आप सब की गर्दन मरवा देगा। इसलिए हम सब की बका इसी में है कि हम इसे सुल्तान न रहने दें। आप मुझे अपने दरबार में जगह देकर कभी नहीं पछताएंगे राजा। मुराद राजा ने गहरी सांस ली और घोड़े का रुख मोड़ा। फिर बुलंद आवाज़ में अपने सिपाहियों को आवाज़ दी, ये शख्स आज से मेरा मुशीर है। महल में न सिर्फ इसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए बल्कि इसके लिए लिबास और दूसरी अशियाए ज़रूरत का बंदोबस्त भी किया जाए। ये एक दूसरे मुल्क से आया है और उसके पास अपना कुछ नहीं है। सिपाहियों ने गर्दनें तस्लीम खम की। दो सिपाही फ़ौरन महल की तरफ दौड़े। मुराद मुस्कुरा के वापस इसकी तरफ घूमा। हम सुल्तान मुर्सल शाह के महल की तरफ जा रहे हैं। दरबार का आगाज़ होने वाला है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। इसने सर को हल्का सा खम दिया राजा और अपना घोड़ा मोड़ लिया। अब वो मुराद के घोड़े की मैत में पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। कदीम मलाका पे नए दिन का सूरज तुलू हो रहा था। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।